जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ यश गोपीनाथ सोमकुसले। ओ सॉरी, डॉक्टर यश गोपीनाथ सोमकुसले, ठीक है। तो नाउ मृणाल कुट्टेरी, तन्मय गुप्ता, द ऑल इंडिया रैंक टॉपर। कार्तिका भी ज्वाइन कर चुकी है, जरा उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा तीनों को, हम आपका वेलकम करते हैं इस क्लास में। और बहुत सारे बच्चे जो आप सबको देखना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, और सभी आपको फॉलो भी करने लगे हैं इंस्टा फेसबुक पे, मैंने भी सर्च किया है। तो अभी ये सब आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूँगा तन्मय से। हाँ, पहले तन्मय से स्टार्ट करते हैं। तन्मय, आप अपने बारे में बताइए, जर्नी बताइए, फिर मृणाल के पास जाएंगे, साथ में कार्तिका के पास भी जाएंगे। तो पहले आपसे सुनते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड। तो ओवर टू यू तन्मय। तन्मय के लिए तालियां एक बार। हो जाता है। तो ये एक शेड्यूल था जो बहुत ज्यादा बर्डन वाला नहीं था। अगर आप भी देखोगे 4 घंटे आप निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन वो शेड्यूल मैंने पूरे साल फॉलो करा, पूरे 2 साल ऐसा ही रहा था। तो जो मेन टास्क होगा आपका इस टाइम में, वो ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ना, वो ये है कि जो भी आप एक शेड्यूल बनाओ उसको आप पूरे टाइम फॉलो कर पाओ। तो अ, अगर आप में वो मोटिवेशन है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। एंड दैट टाइम कैन बी 4-5 आवर्स और 6-7 आवर्स और 7-8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी जरूरत है। हर बंदे का अलग टाइम हो सकता है, किसी के लिए 6-7 घंटे में हो सकता है, किसी के लिए 10 घंटे लग सकते हैं। तो वो आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मुझे कितना टाइम चाहिए, एंड उतना टाइम देन यू शुड गिव फॉर दैट। उसके बाद यार एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है प्रिपरेशन के टाइम में कि लो फेजेस काफी आते हैं। तो मेरे भी आए थे, आई एम श्योर बाकियों के भी काफी आए होंगे। तो 11th की एंडिंग में एक ऐसा टाइम था जब मेरा स्कोर एकदम से ड्रॉप हो गया था, क्योंकि स्कूल का प्रेशर, 11th का प्रेशर, फिर 12th स्टार्ट होने वाली है, उसमें बोर्ड्स का प्रेशर। तो उसमें मेन चीज यही थी कि अपने टीचर से बात करो। मैंने अपने टीचर से बात करी कि एकदम से ड्रॉप हो रहा है, तो वो आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमेशा। उस टाइम मेरे टीचर्स ने बोला कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, तो अभी बस तुम जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना करते रहो, एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड। सो वही केस रहा। मैंने अपना वो 4-5 आवर्स विद द स्कूल, एंड छुट्टी वाले दिन में 8-9 घंटे पढ़ लेता था, उतना मैंने कंटिन्यू रखा, एंड इट प्रूव टू बी क्वाइट वेल। तो बस यही है, कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, तो उससे नीट आराम से क्रैक हो जाएगा। और कुछ इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कितना देने को तैयार हो इस पेपर के लिए, कितने कंसिस्टेंटली पढ़ने को तैयार हो। एंड एक और चीज, अपनी हॉबीज को साथ में रखो हमेशा, क्योंकि स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, 2 साल का लंबा प्रोसेस है। तो हॉबीज एक स्ट्रेस बस्टर होती है। कुछ भी हो सकती है, नेटफ्लिक्स देखना भी हो सकती है हॉबी, उसके अलावा स्पोर्ट्स खेलना कुछ भी, तो कुछ भी हॉबी हो सकती है। एंड उस हॉबी को अपने साथ कंटिन्यू करो, एंड यू विल टर्न आउट टू बी गुड। थैंक यू, थैंक यू। तालियां होनी चाहिए जोरदार। तन्मय हमने तन्मय तन्मय हमने देखा है मॉर्फीज लॉ, जो मॉडिफाइड आपने डाला है एक सोशल मीडिया पे, हम बात टॉक कर रहे हैं आपको, लेकिन इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अब हम जाएंगे कार्तिका की तरफ। कार्तिका, हम देख रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे जब तन्मय बात कर रहा था, आप दोनों मुस्कुरा रहे थे एक्चुअली। तो क्या है, मतलब हॉबीज पे ध्यान दो, तो दोनों ने स्माइल कर दिया। हाँ, देखिए क्या है, अभी कार्तिका से सुनेंगे। एक बार तालियां बजनी चाहिए कार्तिका के लिए भी। केरला से हमारे साथ जुड़ी है। ओवर टू यू कार्तिका। ओके। तो नीट का जो जर्नी होता है 2 साल का, उसमें एक चीज जो मुझे लगता है जरूरी है इज कंसिस्टेंसी। तुम्हें साल भर मेहनत करनी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, 2 साल कंटिन्यूसली तुम्हें फोकस रहना मुश्किल होता है। इट इज लाइक ऐसा नहीं होता कि जो रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो कुछ अलग सा करते हैं, वो भी वही चीज करते हैं, बस थोड़ा और फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ।
तो मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरह का होता था। 11th में स्कूल होता था मेरा 1 बजे तक। देन मेरी कोचिंग होती थी 4 to 8। उसके बाद मैं दिन में स्कूल और कोचिंग के अलावा 2-3 घंटा निकाल लेती थी सेल्फ स्टडी करने में। और जब जिस दिन हॉलीडे होता था उस दिन 8-9 घंटे पढ़ लेती थी। 11th स्टैंडर्ड में मेरा स्कोर सॉर्ट ऑफ मीडियोकर सा था। फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आई थी तब लॉकडाउन हुआ था, तो बिकॉज तभी पूरी तरह से हम घर में रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तभी। तो मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह का होता था कि मैं रात में पढ़ती थी ज्यादातर। एंड आपको भी पता रहना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। कुछ लोग रात में ज्यादा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग दिन में ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है, शेड्यूल करना है। बिकॉज ऐसा करने से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है, जिससे बेटर रिजल्ट है। तो मैं जिस तरह से रात में ज्यादा पढ़ती थी, दिन में तो मैं अपनी स्लीप कंप्लीट करती थी। तो ये तो एक चीज थी कि मैं ऑलमोस्ट 6-7 घंटे तो सो ही लेती थी। और उसके अलावा दिन में मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ लेती थी। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया, लाइक मेरा 12th का बोर्ड हुआ नहीं था, जब वो कैंसिल हो गया तो मैंने और ज्यादा टाइम लगा दिया नीट के प्रिपरेशन में। अराउंड 13 घंटे भी मैं कभी कभी पढ़ लेती थी। तो जब तुम किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होते हो तो अपने आप तुम्हें भी पढ़ने का मन करता है। तो वन थिंग इज यू शुड बी मोटिवेटेड ऑलवेज, कभी भी मोटिवेशन लूज नहीं करना है। स्पेशली सिंस मेरे ईयर में एग्जाम बहुत ज्यादा लेट हुई थी, तो हमारे लिए मोटिवेटेड रहना और भी ज्यादा मुश्किल था। बट जो एंड तक मोटिवेटेड रहे उनका स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। तो वन थिंग इज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मेहनत करती रहनी है। और लो पॉइंट्स आते रहते हैं स्कूल में, आते रहेंगे, क्योंकि हर हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता ही है। जैसे मेरा वीक पॉइंट फिजिक्स था। मेरा जब ओवरऑल स्कोर कम होता था तो वो मोस्ट प्रॉब्ली फिजिक्स की वजह से ही होता था। एंड मुझे एंड तक फिजिक्स का डर रहता था। तो मैं फिजिक्स के लिए ज्यादा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती थी। तो सबको अपना एक वीक पॉइंट पता होना चाहिए। जब तुम ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या फिर मेरा कोई और पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये सब पता लगता है। ये मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट होता है। तो टुवर्ड्स द एंड, मेरे एग्जाम सितंबर में हुआ था, तो फ्रॉम मार्च आई स्टार्टेड टू गिव अ मॉक टेस्ट एवरी डे। मैंने हर रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया। तो और एक चीज मॉक टेस्ट करने से होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज नीट में जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो और वहां पे यू हैव टू मैनेज टाइम वेरी वेल। तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने, सारे क्वेश्चंस ओएमआर में मार्क करने हैं, सारे क्वेश्चंस एक बार चेक भी करने हैं। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुमने वहां पे एक भी क्वेश्चन में थोड़ा भी ज्यादा टाइम लगा दिया, तो हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर लो एंड बाकी के क्वेश्चन पे इसको अफेक्ट हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना है। अगर इफ यू फील लाइक ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी होता है। और ये जो स्किल आता है वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन मैं क्या करती थी कि हर मॉक टेस्ट की मेरी जो मिस्टेक्स है, मैंने क्या क्या गलती करी, वो सब मैं एक छोटे से नोटबुक में नोट करती थी। तो बाय द टाइम जब तक मेरा एग्जाम आ गया तो मैंने काफी सारी कॉन्सेप्ट उसमें लिख दी। तो मैं हर रोज सोने से पहले एक बार वो पलट के देख ली। तो उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है, मेरे सारा रिवाइज हो जाता था और मुझे एक आइडिया भी लग जाता है कि अगले टेस्ट में क्या नहीं करना। तो एक चीज ये है कि जब तुम कोई गलती करो, उस गलती से सीखो और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। स्कोर कमाना इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगली बार और मेहनत करो। दैट इज वॉट यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी मॉक। और देन अगेन, और जैसे मैंने कहा था, वीक पॉइंट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एंडिंग, टुवर्ड्स द एंडिंग। जैसे कि मैं अराउंड एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक 3 घंटा हर सब्जेक्ट के देती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 3 घंटे का टेस्ट सॉल्व करती थी। ऐसा मेरा 12 आवर्स होता था एक दिन का। तो हर इंसान को अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं बोल रही हूँ कि मैं ऐसा करती थी, दैट डजंट मीन तुम्हें भी ऐसा करना है। तुम्हें अपने हिसाब से करना चाहिए। और
अगेन मॉक टेस्ट के लिए तो टाइम निकालना ही है, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरी चीज ये है कि वो जो मैंने मिस्टेक्स वाली बात की थी, मिस्टेक्स वाले नोटबुक मेंटेन करना जरूरी है। और अगेन हॉबीज को भी फॉलो करना चाहिए यार, पूरी तरह से कट डाउन नहीं रहना चाहिए बाहर की दुनिया से, उससे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक मैं जैसे क्या करती थी, इन माई फ्री टाइम आई टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स से बात करती थी, मैं कोई टीवी वगैरह देख लेती थी थोड़ा बहुत। तो अच्छे से बैलेंस करना है मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस में नहीं आना है बिल्कुल भी, स्ट्रेस से कोई फायदा नहीं होता ऑनेस्टली, स्ट्रेस से प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है। तो यू शुड नेवर गेट स्ट्रेस, हमेशा यू नो चिल करके रहना एकदम एंडिंग तक, क्योंकि जब तुम एग्जाम में एक स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ बैठे हो, अपने आप तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि तुम अपने दोस्तों से, टीचर से और ज्यादा डिस्कस करो, क्योंकि मैं जैसे जब पढ़ती थी तो मेरा एक क्लोज सा फ्रेंड सर्कल होता था, तो हम आपस में क्वेश्चन एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो हैव अपनी फ्रेंड से बात करो, अपने टीचर से बात करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है टीचर से पूछो, लाइक आस्क देम, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो वो बहुत सारे बैचेस को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी टॉट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो जानते हैं कि बच्चे किस तरह की गलती करते हैं और उसको कैसे सुधारा जाता है। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, जल्दी से अपने टीचर्स को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, तो दैट विल ऑलवेज। एंड अगेन हॉबीज के साथ बैलेंस करना है और बस 2 साल आराम से मेहनत करनी है, एवरीथिंग विल बी लाइक परफेक्ट। तालियां होनी। थैंक यू सो मच। लेकिन सारी गर्ल्स ध्यान से सुना आपने? हाँ, देखा, टॉपर है। सबका जो ड्रीम है वो दिख रहा है हमें, और आपका जो एक पोटेंशियल था, जिस तरीके से वो कहते हैं ना, लड़कियों का अलग टैलेंट होता है। बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, ऐसा कुछ है। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मृणाल, तन्मय, आप जुड़े रहिए। लेकिन अभी मृणाल की तरफ हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो मृणाल के लिए भी तालियां बजनी चाहिए जोरदार। ऑल इंडिया एंड तेलंगाना स्टेट टॉपर मृणाल, ओवर टू यू मृणाल। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, तो इस 1.5 घंटे के सेशन में मैं तीसरा बंदा बनने वाला हूँ जो आपसे यही चीज कह रहा है कि आप कितना टाइम पर डे लगाते हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना कंसिस्टेंटली सेम टाइम लगाते हो। एंड मतलब जस्ट क्विकली मैं ये रीएम्फसाइज करूंगा, क्योंकि यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होने वाला है आपकी पढ़ाई में, और आपके रिजल्ट में। क्योंकि स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे rather than big effort one day, you know the saying, right? तो वो एक चीज कहूंगा, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, कोई जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एरिया में प्रॉब्लम आती है, तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले आई थिंक यश ने भी कहा था कि एक बुक 15 बार पढ़ना बेहतर होता है एज कम्पेयर टू 15 बुक एक बार पढ़ना। तो दैट इज दी, मतलब वो सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख है सबके लिए। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सबसे आइडियल बुक कौन सी है, मुझे कौन सी ऑथर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी पढ़ना एंड आपकी जो आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो वहाँ की मॉड्यूल्स पढ़ना, बस इन मटेरियल्स को अगर आप ठीक से पढ़ ले तो आपका स्कोर कहीं तक भी पहुंच सकता है। मतलब इट्स, उससे ज्यादा बुक्स पढ़ने से आपको कोई उतना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। तो कंसिस्टेंटली उन बुक्स को रिवाइज करते जाइए। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि 1 साल या 1.5 साल बाद ये सब्जेक्ट्स बोरिंग से हो जाते हैं, एंड जो इंटरेस्ट पहले था पढ़ने में अब मतलब सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप किसी भी मतलब इन एनी फील्ड किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी देखे, तो वो कहेंगे कि एट वन पॉइंट हालत ऐसी हो गई थी कि जिस चीज से मुझे जो काम मुझे करना पसंद था वो मुझे करना पसंद नहीं है। लेकिन डिस्पाइट दैट, वहां तक उस लेवल तक पहुंचने पर भी उन्होंने
अपना अभ्यास रोका नहीं. दे kept practicing, they kept working hard for their dream even when it was not fun for them. तो यहाँ पे ना डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई है एट द लीस्ट, कुछ लोगों के लिए उससे ज्यादा भी होती है. तो इतने टाइम में सेम एक टेक्स्ट बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड रहना प्रिटी मच इम्पॉसिबल है, होने नहीं वाला है. मुझसे नहीं हुआ था, आई डोंट थिंक किसी से भी हुआ था. एनसीईआरटी बाय इटसेल्फ इज काफी बोरिंग बुक इफ आई माइट से सो. तो उसमें इंटरेस्ट मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. लेकिन जब इंटरेस्टिंग नहीं है तब भी आप उसे कितना फोकस और कितना ध्यान से पढ़ सकते हो, वो आपके रिजल्ट को डिटरमिन करेगा. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आप जानते ही हैं, और तन्मय, कार्तिक का, यश ने कहा भी है कि स्ट्रेस को मिनिमल लेवल्स पे रखना एंड पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड ये तो समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से पीस ऑफ माइंड तो नहीं आती. तो उसके साथ साथ कुछ अपनी इंटरेस्ट बरकरार रखनी चाहिए, ताकि इट्स लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द माइंड. अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आप आपका मेंटल स्टेट अनबैलेंस सा हो जाएगा. लेकिन अगर आप सिर्फ खेलते रहोगे फिर भी अनबैलेंस हो जाएगा. तो द की लाइज इन फाइंडिंग दैट बैलेंस. आप पढ़ाई करो एंड उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ पसंदीदा काम करो. जो मेरे लिए नेटफ्लिक्स देखना होता था या गाने सुनना होता था, जो भी है, मतलब दैट इज क्वाइट पर्सनल. बट जो भी है वो करो. एंड अपने क्लोज दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स, टीचर्स से बनाए रखो, क्योंकि किसी और का सपोर्ट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है इन दिस फेज. क्योंकि जैसे सभी ने कहा है कि उनके कहीं ना कहीं लो पॉइंट्स आए ही है. मेरे भी कई बार आए थे जहाँ अनएक्सपेक्टेडली स्कोर ड्रॉप कर जाता है, या आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन फिर भी आपको उतना रिजल्ट रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है. तो ऐसी स्थिति में इट इज योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड फैमिली हु कैन हेल्प यू कीप गोइंग. जब खुद के अंदर जो मतलब वो फायर, वो जज्बा है ना, एज यश सेड, जब वो कम पड़ जाता है, तब ये इन्हीं सोर्सेस से आपको मोटिवेशन मिलती है टू कीप गोइंग एंड कीप स्टडिंग. तो ऑल इन ऑल बस यही कहना चाहूंगा कि गो डोंट जस्ट स्टडी व्हेन इट्स नॉट बोरिंग. जब बोर हो रहा है तब आप कितना पढ़ते हो, उसी से डिफरेंस होता है. एंड उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहना एंड इंश्योर कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी पीस, खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने वेल विशर्स को पास रखना. एंड अगर आप ये सब मेंटेन कर पाओगे, स्मॉल एफर्ट्स कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाओगे, तो कोई भी स्कोर आपके लिए संभव नहीं है. यश से करूंगा कि बेसिकली कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यश, काय चुका करायला नको. जैसे यार सबसे पहले मैंने एक आपको बता दी सबसे बड़ी गलती कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना मत. ठीक है यार, ये मैं 2-3 साल आपसे जब भी मिला हूँ वैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूँ. इसके अलावा मतलब एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप 2019 से पेपर्स उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी के बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. ठीक है, आपके पास 5 से 6 पेपर है एनटीए ने जो बनाया है, आपके फेज 1 फेज 2 देख सकते हो एज ए रेफरेंस. ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आते नहीं है. एक आपको एक और एक टिप दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे कि न्यूमेरिकल आपको अगर हार्ड जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में देख लेना यार, आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं ना, जो लेसन के बीच में होते हैं, उसकी बस वैल्यू बदल के आपको एनसीईआर नीट के एग्जाम में दे दी गई है. तो ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल अगर आते हैं, लेट इट बी इन फिजिक्स हो गया या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत लाइक समटाइम्स दे वेंट मोर डीप. जैसे एस सी वर्मा किसी ने लगा ली, बहुत हार्ड किताब है. कोई फिजिकल में बहुत एन अवस्थी जैसी किताब लगा लेता है. तो ये सब यार कुछ इतना जरूरत नहीं है. ठीक है, फिजिकल और फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल अभी आ रहा है आफ्टर द एनटी वाला थिंग, तो उसमें यार बहुत इजी चीजें आ रही है. ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर्मूला बेस्ड. तो यार ज्यादा चीज मत कर लेना. ठीक है, कभी भी मतलब कीप लिमिटेड योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. अभी ये लोग हमसे शायद कुछ ही देर के लिए हमारे साथ है, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस है. तो मैं चाहूंगा तन्मय, उसके बाद कार्तिका, और इनसे आपके अगर कुछ सवाल है तो एक एक करके पूछिए, मैं आपके पास आऊंगा. जी हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं. कार्तिका और तन्मय, मैं चाहूंगा आप ये सारे सवाल सुनिएगा. जी, नाम बता के शुरू कीजिए. My name is Sayed Atif Ali. My question was that कि how to figure out the anxiety of physics specially. बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि बायो कर लेते हैं.
बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मतलब बायो की एनसीईआरटी पढ़ना इजी है, मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे आप फिगर आउट करना हो। कोई भी, आप दोनों में से कोई भी आंसर कीजिए। अ, तो यार जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है उसको पढ़ने का एक अलग मेथड होता है बायो की एनसीईआरटी से। बायो की एनसीईआरटी जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आपको रेगुलरली काफी बार रिवाइज करनी होती है। 10 से ज्यादा बार तो आप पढ़ लेते हो। फिजिक्स की एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछते हैं, वो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पूछते हैं, क्योंकि मेनली जो फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आने वाली है। तो एनसीईआरटी की बहुत बार रिवीजन फिजिक्स में नहीं पॉसिबल है। एक तो बोरिंग बहुत है फिजिक्स की एनसीईआरटी। तो क्या कर सकते हो, जो मैंने करा था, फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने 1 या 2 बार पढ़ी थी। बस रीडिंग करनी है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उनको एक नोटबुक अलग से बना लो। मेरी भी अलग से नोटबुक थी फिजिक्स एनसीईआरटी की। चैप्टर को एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो, सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिख लो, ताकि उस चैप्टर को दूसरी बार ना पढ़ना पड़े। तो यही होता है। फिजिक्स की एनसीईआरटी 10-12 बार नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ भी लोगे तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में न्यूमेरिकल जी। ज्यादा पूछेंगे वो। ओके, थैंक तो यू। एक्चुअली समय बहुत कम है, हमारे पास 6 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। माय नेम इज उमेर राठौड़। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब लो फेज आते हैं या एंडिंग में कुछ ऐसे एक दो महीने इंतजार पे आपको समझता नहीं कि करना क्या है, मटेरियल बहुत सारा होता है, टाइम भी बहुत कम होता है, तो लो फेज और कुछ बैकलॉग रहा तो आप कैसे क्लियर करते थे और कुछ मोटिवेटेड कैसा फील रखते थे अपने आप को। बैकलॉग्स का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे मैं जब 11th में थी तो आई हैड स्कूल कोचिंग, मेरा काफी टाइम मैं वेस्ट भी करती थी, तभी तो मेरा बैलेंस नहीं हो पाता था एक तरह से। एंड मेरे काफी सारे फिजिक्स के चैप्टर्स स्पेशली रह गए थे अच्छे से करने को। तो मैंने करा क्या, मैंने जब 12th स्टार्ट हुई मेरी क्लासेस में, जब मैंने 12th लगाना स्टार्ट किया तो मैंने 12th ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई बैकलॉग नहीं रखा। मैंने सारे चैप्टर्स जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर मैंने 12th की सारी चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे 11th के बैकलॉग को क्लियर किया। तो जब आपके पास बैकलॉग हो, अगर एग्जिस्टिंग बैकलॉग है, तो करना ये होता है कि और बैकलॉग नहीं क्रिएट करना। यू शुड नॉट क्रिएट मोर बैकलॉग। एंड जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करते रहो, एंड साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में बैकलॉग के लिए देते रहना। एंड एज फार एज वो लास्ट वाला फेज कंसिडर होता है, अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज यू नो एक ही चीज बार बार पढ़ते रहने से यू गेट सो बोर्ड। मैं टुवर्ड्स द एंड में को इंसेट में के इरिटेट होता था ऑलमोस्ट कि इतनी बार पढ़ लिया और कितनी बार पढ़ना है। तो यार आई अंडरस्टैंड बोरिंग होता है, बट यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मोटिवेटेड फील करने के लिए यू शुड टेक अ ब्रेक। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्ट्रेटजी। एक ब्रेक लो, गो आउट, मे बी टॉक टू सम पीपल एंड देन कम अगेन। तो फिर ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, दैट इज ओके, बट डोंट लीव स्टडिंग जस्ट बिकॉज इट बिकम्स बोरिंग टुवर्ड्स यू। चलेगा, थैंक यू। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आप तीनों में से मैं चाहूंगा अभी प्रणाल इसका आंसर करें। हाँ जी। माय नेम इज सोएबा, और हमारा क्वेश्चन था कि आपके सबके 720 प्लस मार्क्स आए, तो आपने ऐसा कौन से की पॉइंट यूज किए थे या कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज थी जो आपको आउट ऑफ स्कोर करने में हेल्प की, जो दूसरे बच्चों ने नहीं की। उतना स्पेशल तो है नहीं, जो बेसिक सी मतलब टू क्विकली रिकैप। एक तो था कि रेगुलरली टेस्ट करना, फिर थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में तो एनसीईआरटी से ही आती है, तो उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन मैंने पर्सनली फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से थोड़ा और डीप पढ़ाई किया था मेरे क्लासेस में उतना पढ़ाते थे। एंड मतलब लोग, मैं खुद सोचता था कि ये नीट के लिए जरूरी है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था। एंड उसकी वजह से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई थी, उसकी वजह से मुझे मतलब इतना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले ही मैंने इससे पहले ना देखा हो, मैं कम से कम एक गुड एजुकेटेड अटेम्प्ट, एक एजुकेटेड गेस कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल नॉलेज आई हैव। तो वो एक चीज थी जो आई थिंक जिसने मुझे हेल्प की।
एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि जो भी मैंने पढ़ा था वो मैं उस दिन एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाया। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर जगह बोलते हैं लेकिन उतना आई थिंक एम्फसाइज नहीं होता, लेकिन 710 715 720 वगैरह आने में लक बहुत लगता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको एनसीईआरटी का सब कुछ याद है। अभी याद नहीं है, एग्जाम के दिन भी याद नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे थ्रू द क्रैक स्लिप हो जाती है, एंड शायद उतना पढ़ा नहीं था, ये बस एग्जाम के दिन याद नहीं आ रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस दिन उस पर क्वेश्चन नहीं आया। एंड कुछ लोग की किस्मत तो इतनी बुरी थी कि पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, लेकिन शायद सेंटर में इन्विजिलेटर ने कुछ मतलब ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फोकस डिसरप्ट हो गया है, या कुछ कुछ भी इशू हो गया जिसकी वजह से पूरे 3 घंटे मिले नहीं थे एग्जाम के लिए। तो ऐसी बहुत इश्यूज हो सकती है, सो मेनी वेज इन विच उस लास्ट दिन पे चीजें गलत जा सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू स्टडीड। तो हाँ, प्रेपरेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, जो आई थिंक हम सभी ने अभी तक आपको कहा है कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस रिगार्डिंग दैट। बट ऑल्सो याद रखना कि इन सब चीजों के अलावा किस्मत का भी एक रोल होता है। तो जी जी मृणाल, किस्मत तो होती है, लक उनका ही साथ देता है तो हार्डवर्क करते हैं, लेकिन समय कम है, 2 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी, मेरा नाम अमान पटेल है। आपने बेसिकली मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे टैकल किया था, मुझे बस मतलब वो जानना था। डिस्ट्रैक्शन से टैकल, कोई भी आंसर कर दी। यार डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए टीवी देखना डिस्ट्रैक्शन है, किसी के लिए ज्यादा खेलना डिस्ट्रैक्शन है, किसी के लिए ज्यादा गाने सुनना डिस्ट्रैक्शन है। तो वो डिस्ट्रैक्शन तब तक होता है जब आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो। अगर आपने उसको लिमिट कर दिया, अपने स्केड्यूल में फिट कर दिया, आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती। अगर आपको मूवी देखना, टीवी देखना पसंद है, आपने 1 घंटा दिन में डिसाइड कर लिया कि 1 घंटा टीवी देखूंगा, बाकी टाइम पढ़ाई करूंगा, तो दैट डजंट रिमेन अ डिस्ट्रैक्शन एनीमोर। वो एक आपके पार्ट स्केड्यूल का पार्ट हो गया। तो कुछ भी आप इनकलकेट कर सकते हो अपने टाइम टेबल में, और उसको डिस्ट्रैक्शन से एक टाइम टेबल में शिफ्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। हम ट्राई करेंगे कि फिर से आपसे जुड़ने का, आप लोग हमें समय दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको जरा क्लैपिंग हो जाए, थैंक यू बोल देते हैं तीनों को। बहुत सारा जो आपने हेल्प किया है। हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहे। लेस देन 1 मिनट है इसलिए मैं पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ, बट इसी तरह जुड़ के इन सब ने हमें हेल्प की। तो फिर से हम जाएंगे अभी यश की तरफ। और जी सर, यश ओके। तर यश आपला घरचाच आहे। यश साठी तुमचे प्रश्न तयार ठेवा, आता मी येणार आहे तिकडे। रेडी? तो अभी शायद पीछे से कोई सवाल आ रहा था, ये आप लीजिए माइक। तो अगर तुम यार देखना एनालिसिस, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर एनालिसिस ना करो यार, तुम अगर टेस्ट तुमने बस दे दिया और एनालिसिस ना करो, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग टेस्ट, ठीक है। क्योंकि टेस्ट के पहले भी तुम सेम मिस्टेक कर रहे थे, तुमने टेस्ट के बाद एनालिसिस नहीं किया, तो वो सेम मिस्टेक तुम्हारी अभी भी हो रही है। नेक्स्ट मिस्टेक टेस्ट में भी तुम सेम मिस्टेक करने वाले हो। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग टेस्ट विदाउट एनालिसिस, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब संडे को अगर आपका एक टेस्ट होता है, तो उसके बाद एटलीस्ट आप 2-3 घंटा तो यार बैठ के प्रॉपर एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि यार जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखना है, ठीक है। आपको लेट्स से आपके 720 में से आपके 500-600 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो 120 मार्क्स स्टिल यू हैव फॉर इम्प्रूवमेंट। तो 120 मार्क्स जो भी आपके रॉन्ग हुए, लेट्स से 30 to 40 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, तो वो आप यार देख लो कि मतलब क्यों रॉन्ग हुए, ठीक है। यू कैन क्लासीफाई देम एज वेल कि वो सिली मिस्टेक थी, मोस्टली सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरी भी सिली मिस्टेक हुई थी यार, पहले भी होती थी, नीट में भी हुई है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक की तरह क्लासीफाई करो। एक होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, तो जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुए नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन में अपने टीचर से क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। किसी भी यार जो भी आपकी मतलब जैसे 40 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हुए, तो उसको फिर से एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसका आंसर सही से देखा नहीं है, फिर जैसे कि आपने उसको ये जाना नहीं कि वो क्यों रॉन्ग हुआ, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। तो आप सबसे पहले मिस्टेक को कीजिए कि मतलब कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, प्लस उसके कॉन्सेप्ट आप ठीक करके लीजिए। एंड अगेन द मोर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू लाइक मेक अ मिस्टेक कॉपी, कि जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो आप एक जगह पे लिख सकते हैं। प्लस लाइक अगर आपके फिजिक्स में अगर आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल 10 रॉन्ग हुए, तो उसका जो थ्योरी या फिर फॉर्मूला वो फिर से मार्क कर लीजिए, या फिर उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए कि दिस आर द फॉर्मूलाज व्हिच आई एम फॉरगेटिंग मोर टाइम्स, या फिर दिस आर द फॉर्मूलाज व्हिच आई एम गेटिंग रॉन्ग इन द टेस्ट। तो ऐसे करके एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बताया। टाइम मैनेजमेंट और टाइम के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। और
और कौन पूछना चाहेगा? हाँ, मैं गर्ल्स में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। हेलो सर, आपने बताया कि मतलब मिस्टेक एनालिसिस करना चाहिए। ये 2-3 मॉक से मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं निगेटिव मार्किंग बहुत कर रही हूँ। तो डू यू हैव एनी वे कि मैं वो निगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर सकूँ? सो लाइक रिग्रेट होता है कि यार इतनी सारी निगेटिव मार्किंग कर रही है, इतने मार्क्स बढ़ जाते, इतने मार्क्स आ जाते। तो कैन यू? जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर लेंगे। यार देखो, निगेटिव मार्किंग मोस्टली तब होती है यार कि जब तुम्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, बट वो क्वेश्चन तुम्हें एक्चुअली में आता नहीं होता है। तो मतलब दिस इज द क्लियर थिंग यार, तुम्हें मतलब तुम रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यार तुम्हें शायद रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रहा है क्वेश्चन का, कि यूर इंटरप्रिटिंग इट क्या ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि द बेसिक थिंग इज दैट कि अगर तुम्हें पता ही नहीं तो मोस्ट चांसेस है कि तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। बट निगेटिव मार्किंग मोस्टली कब होती है कि जब तुम्हें लगता है कि यार ये इसका आंसर तो मुझे आता ही है, या फिर ये मैंने सॉल्व करके रखा था बट फिर भी तुम गलत कर देते हो। तो आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई मोर ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक दो टेस्ट ऐसे देख के देखो कि लाइक यू शुड लाइक डू कि जो तुम्हें आते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है। उसके बाहर के क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो। लेट्स सी लाइक यू शुड लाइक डू अ ट्रायल एंड एरर मेथड कि भाई उससे मेरे कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर मेरे सही हो रहे कितने हो रहे हैं, ठीक है। यू शुड मोर क्लैरिफाई ऑन दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक। अभी अपने क्लास में एक और स्टूडेंट अफोला थी, उसने उर्दू मीडियम में रहने के बाद भी 695 स्कोर किया है। तो उस बच्ची को अपन स्टेज पे बुलाएंगे, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेशली उर्दू मीडियम वाले, कि उर्दू मीडियम में भी ऐसे बच्चे हैं जो 695 तक के गए इस साल। तो सीमा खान के लिए एक बिग क्लैप्स कीजिए आपकी तरफ से। आइए नवेद, और एक बार जोर से उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली। चलो बैठिए बैठिए। सबसे पहले सीमा खान का हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक आपके लिए आइडियल कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है उर्दू मीडियम से होने के बावजूद, एक साधारण सी स्कूल से पढ़ने के बावजूद अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का और अपने गांव का नाम इतना रोशन करना। तो आप इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो अपने ऑल इंडिया रैंकर्स हैं वो भी और मीटिंग में ज्वाइन करेंगे अपने साथ। तो मीटिंग पहली एंड हो चुकी है, दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ जो लाइव अपना जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से साउंड में प्रॉब्लम जा रही है लाइव के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका साउंड एडिट करके फिर से डाला जाएगा। तो साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व करके, ताकि वो जो लिंक अभी ऑनलाइन की दी गई उसमें वीडियो तो प्रॉपर जा रहा है, ऑडियो में दिक्कत जा रही है। तो दिस इज़ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम और फिर एटमॉस्फेरिक कभी उसमें मतलब इफेक्ट हो सकता है। बट आफ्टर द एंडिंग ऑफ प्रोग्राम वो फिर से प्रोग्राम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। पर जो एक्चुअल हॉल में प्रेजेंट है उनको तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत जाए नहीं, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे। और आपके लिए हम मृणाल का पॉसिबल नहीं होगा, उसका 7:30 बजे और एक सेशन था। बाकी तन्मय और कार्तिका ये वापस से ज्वाइन कर सकती मीटिंग के अंदर, तब तक आप यश और सीमा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा अगला क्वेश्चन सीमा बाजी भी होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के साइड। सबसे पहले तो 695 5 मार्क, या फिर वो जो बचे हुए 25, वो जो दर्द होता है ना, इनकी आंखों में देख लो आप, और आप भी फील कर सकते। पहले तो वहां तक पहुंचने के लिए, और वो कहते हैं ना सेंचुरी या टॉप होते होते थोड़ा सा ना, मतलब हमारा सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं। आप तालियां बजा दो इनके लिए। अब वो जो दर्द है या फिर वो जो फीलिंग है, आप भी चाहते हैं ना, है ना, सभी लोग चाहते हैं। तो जरा लड़की की साइड से, मुझे गर्ल्स की साइड से क्वेश्चन चाहिए ना, पानी वानी पी के एकदम आंसर मिल जाएंगे आपको। हाँ जी, कौन पूछने वाला था यहाँ पे सवाल? जी, इनसे यहाँ पर था प्रश्न विचारा। हाँ, सीमा से कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी, गर्ल्स है जो उर्दू मीडियम जो है, मैं चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। कॉमनली लड़कियों के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि एक सबको संभालना पड़ता है, मम्मा नहीं है तो घर में हेल्प भी करनी पड़ती है, उसे क्लास भी अटेंड करने होते हैं, और उर्दू मीडियम में स्टार्ट करना, उसमें इतना बड़ा नाम कमाना। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने पढ़ाई में कुछ ऐसा क्या किया था अलग से? कौन सी कीज आपने यूज की जो आप यहाँ तक पहुंचे? So first of all, I want to thank you, Vasim sir, Naved sir, and all the management
कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट अरेंज किया और मुझे बोलने का मौका दिया। सर ने बताया मैं उर्दू मीडियम से हूँ और ऐसा थिंकिंग होती है कि उर्दू मीडियम के बच्चे आगे नहीं जा सकते। जब मैं 9th में थी, बचपन से मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरे मम्मी टीचर है और वही मेरी बैकबोन है। जब मैं 9th में थी उस वक्त एक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके रिजल्ट में एक क्लासेस में मैं जाती थी जहाँ पे सभी मीडियम्स के बच्चे आते थे, इंग्लिश मीडियम के, बड़ी बड़ी क्लासेस के। उन बच्चों को उससे पहले मेरे अंदर जज्बा नहीं था, मैं अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन जब मैंने उनको देखा और वो लोग पूरा इंग्लिश में बात करते थे, थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं यार, अपन कंपटीशन के बाहर है। दैट डे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। उस दिन से फिर 9th और 10th में मैंने एक्स्ट्रा के लिए नीट की प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट की थी। लेकिन मैं 10th से अपने जो टर्म्स होती थी उनको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी मेरे मम्मी मुझे लर्न करवाते थे, वो मैं कर लेती थी। इसलिए जब 11th में आई तो इतनी प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं और फिर 1-2 महीने में वो कवर हो गया जो मीडियम का प्रॉब्लम था। और कोई क्वेश्चन? तालियां। ऑनलाइन कार्तिक और तन्मय भी आ गए हैं, लेकिन अभी उर्दू मीडियम से होकर भी एक कहते हैं ना, एक जज्बा जो है इन्होंने करके दिखाया है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं चाहूंगा आदरणीय वसीम सर से जी कि इनका फेलिसिटेशन करें, स्वागत करेंगे सीमा का। जरा जोरदार तालियां आदरणीय वसीम सर। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आ जाइए। और जी साथ में मम्मी जी है। अरे वाह, मम्मी जी के सामने हो रहे, तालियां होनी चाहिए। ये सभी लोग इमेजिन करें, आप सभी देख सकते हैं, अगली बार आपकी मम्मी भी साथ में होनी चाहिए यहाँ पर। तो सीमा का स्वागत करेंगे डॉक्टर वसीम सर, सर ग्लोबल कोचिंग क्लासेस। मुझे पता है अगली बार पूरी इंडिया में नाम होगा, लेकिन अभी है मम्मी जी भी साथ में, रुकिए ना जरा। तो क्या आशीर्वाद मैं चाहूंगा जी। ऑनलाइन सभी बच्चे देख रहे हैं, बच्ची जब यहाँ पर आती है, एक माँ का एक फर्ज होता है, वो आप क्या मतलब कह सकते हैं ना, हमेशा आपकी दुआएं साथ में है। ये सब सारी बच्चियां देख रही है, क्या शुभेच्छा देंगे हमारे इस क्लास का एम्बियंस। और बच्ची जब घर से निकलती है तो एक होता है कि लेकिन पढ़ाई में इतना बड़ा ऊंचा नाम करना, आपके आशीर्वाद के बिना, दुआओं के बिना तो हो ही नहीं सकता। वही आशीर्वाद इस क्लास को क्या कहेंगे, कैसा है? ये कोचिंग क्लास, चौधरी कोचिंग क्लास, माशाल्लाह सभी मुस्लिम हिंदू सब धर्म के बच्चों के लिए कॉमनली है। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह मेरी बच्ची को इतना बेस्ट रिजल्ट मिला है, आप सबको भी ऐसा ही बेस्ट रिजल्ट मिले। सबके लिए प्रे करूंगी और खास करके कोचिंग क्लास के लिए कि इसका स्कोर हमेशा 700 प्लस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सामने बैठ जाइए, आप सामने बैठ जाइए, दोनों सामने, यहीं यहीं पर। अभी कार्तिक और तन्मय फिर से मीटिंग में ज्वाइन कर लिए। ये बच्चे अपना काफी बिजी शेड्यूल निकाल के इस प्रोग्राम को फिर से ज्वाइन किए हैं। इनकी रिक्वेस्ट 7:30 तक की थी। सबसे पहले मैं कार्तिका, तन्मय और मृणाल, इन तीनों का चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू कहता हूँ कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में थे, एक रिक्वेस्ट से, यश की वजह से अपने इतने बच्चों को गाइड करने के लिए इतना कीमती समय निकालने। मैं चाहूंगा आप इनसे और कुछ क्वेश्चन पूछो, जो भी मन में आपके क्वेश्चन पूछना है। ये आपको चांस बार बार नहीं मिलेगा। ये आपके फील्ड के जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उस फील्ड के ये लोग सेलिब्रिटी है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आना 20 लाख बच्चों में से, ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब मन से सलाम करने की इच्छा होती है क्या कोई ये बच्चा। तो मैं तो एक केमिस्ट्री टीचर हूँ, एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पर ये स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पढ़ के आउट ऑफ मार्क्स लेके यहाँ तक के आए हुए। तो एक बार इन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार जबरदस्त क्लैप करें आपको। और अभी इनको क्वेश्चंस पूछना है तो आप फटाफट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी ये मीटिंग में है, बहुत जल्दी फिर ये मीटिंग फिर से क्लोज होगी, फिर दिक्कत जाएगी। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू स्टडी पूछ सकते जी फिर से स्वागत है कार्तिक और तन्मय।
सवाल इनके आएंगे, तब तक मैं आपसे कुछ पूछ लूं। मैं कहूंगा कि कैसे आपने यहाँ पर टाइम शेड्यूल फिक्स किया था, सब्जेक्ट वाइज किया था या फिर आपने प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को दी थी या पूरा किया था? जो 3 आवर्स का सेशन था वो आप बताना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं सवाल, है ना, कोई भी आंसर कर सकता है। कार्तिका एंड तन्मय, ओवर टू यू। सब्जेक्ट वाइज आपने कौन सी प्रायोरिटी दी थी, कैसे अपना टाइम शेड्यूल आपने फिक्स किया था और कैसे आपने प्रिपरेशन किया था, ये सवाल अभी आ रहा है। और आप में से कोई? जी हाँ, तन्मय बताइए, क्या प्रायोरिटी थी, कौन सा सब्जेक्ट था या सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दी थी आपने? टाइम शेड्यूल आपका कैसा था पेपर सॉल्व करने का, या पहले से आपने कैसे प्रिपेयर किया था? जो पेपर के टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैंने स्टार्टिंग से ये रखा था कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे देखने के लिए कि क्या बेटर सूट करता है, मुझे ये सूट कर रहा है तो मैंने यही रखा था। तो बायो के लिए अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स रखे थे मैंने पेपर में, टू सॉल्व एंड मार्क। तो बायो सॉल्व करके 45 मिनट्स में और ओएमआर पे मार्क करना। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता था 45 मिनट्स में कंप्लीट करना, लेकिन लास्ट में प्रैक्टिस हो गई थी करने की। केमिस्ट्री भी 45 मिनट्स, तो लास्ट में 1.5 आवर बचता था जिसमें फिजिक्स पढ़नी थी, फिजिक्स करनी थी सॉल्व, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने बाद के लिए छोड़े हैं वो सॉल्व करने हैं। तो जनरली मतलब जो मैंने नीट में भी फॉलो करने का ट्राई करा था वो यही स्ट्रैटेजी थी, तो मेरे लिए वर्क करी, बाकी ओके, थैंक जिसके यू लिए सो जो वर्क मच। करता नेक्स्ट है। क्वेश्चन। Myself, Bhavesh Tikar. I am from repeater batch. My question is that कि बहुत से जब मतलब ऐसे सजेशन मिलते हैं कि चैप्टर वाइज हमें शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना चाहिए, वो हमें लास्ट के बिफोर मतलब 2 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले मतलब कितने बेनिफिशियल रहते हैं, मतलब चैप्टर वाइज हमने अगर शॉर्ट नोट्स मेंटेन किए हर चैप्टर के लिए। जी बताइए कार्तिका। शॉर्ट का सीन कुछ ऐसा होता है कि एक बार अगर तुमने अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसके बाद ही शॉर्ट नोट यूजफुल होता है। तुमने अच्छे से बार बार अराउंड 3-4 बार सपोज टेक्स्ट बुक पढ़ ली और बहुत बार उसके जो एंड में जो क्वेश्चन होता है मॉड्यूल के वो सॉल्व कर लिए, अगर ये सब हो गया देन ओनली शॉर्ट नोट्स आर बेनिफिशियल। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में देखो हम सारे कॉन्सेप्ट लिखते हैं नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट और एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर हमने लाइक ऐसा कर लिया कि तुमने एक अगर चैप्टर पढ़ लिया फिर शॉर्ट नोट्स पे आ गए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले अच्छे से जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट नोट यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मैंने भी बनाया था। मैं क्या करती थी कि जब तुम चैप्टर पढ़ते हो तो तुम्हें पता होता है कि हाँ मुझे ये वाला पार्ट याद नहीं आ रहा है या फिर ये वाला पार्ट में भूल रही हूँ, ये वाले पार्ट में गलती हो रही है, तो वो वाला पॉइंट नोट करो। जो तुम्हें आता है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है उसको मत करो। अभी तुम्हें ये पता करने के लिए कि मुझे क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता है और क्या नहीं आता है, उसके लिए तुम्हें चैप्टर 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स लगाने और शॉर्ट नोट्स टुवर्ड्स दी एंड लगाने, क्योंकि उससे रिविजन फास्टर हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाना, इससे कोई कंपल्सन नहीं है, बट अगर तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है तो डेफिनेटली बनाना चाहिए। वेरी थैंक यू सो मच। आई थिंक प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। हाँ बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेम है संस्कार और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पीवाईक्यू 1990s के वक्त के होते हैं, जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी होते हैं मोस्टली, उनसे कैसे डील किया जाए? जी पीवाईक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी, तन्मय। यार जो बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी भी डिफरेंट थी, काफी डिफरेंट थी अभी की एनसीईआरटी से। तो मोस्टली वो क्वेश्चन जो पुरानी एनसीईआरटी से होते हैं हमें लगता है बाहर है। तो अब वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो 1990 वाले क्वेश्चन करने की तो जरूरत नहीं है। लास्ट 15 years के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ओके थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन आपने पहले इतना अच्छा बता दिया है, सबने आंसर तो किए हैं मोस्टली, सभी के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं। जी आप में से कोई? यस। हाँ या ओके ओके। माय नेम इज लाइबा नूर एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि एसेशन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? जी आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। कार्तिका। एसेशन में हाँ, तो जो एक
चीज जो करनी होती है कि एसेशन रीजन में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चेक होती है। तो पहले तो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है सारे सब्जेक्ट। देन जो दो स्टेटमेंट होता है, एक एसेशन एक रीजन, तो सबसे पहले एसेशन और रीजन के दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से रीड करना है एंड देन एसरटेन करो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। बस पहले इतना डिसाइड करो, गलत सही मार्क करो। कभी कभी उसमें आंसर आ जाता है। और अगर ऐसा केस है कि दोनों सही है, तब क्या करते हैं कि मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि असर्शन पढ़ो और तुम अपने माइंड में एक रीजन इमेजिन करो कि वो स्टेटमेंट जो असर्शन में दिया है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है एंड देन रीजन पढ़ो। अगर तुम जो रीजन सोच रहे हो और वो रीजन मैच कर रहा है देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज यू शुड गो फॉर कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है और रीजन गलत है। अगेन वो जो वन ऑप्शन और टू ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है बट असर्शन का रीजन है या नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो देन अगेन मॉक टेस्ट वाली बात आ जाती है, तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन था कि अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उनको कैसे कैसे टैकल किया था आपने? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अलग किया, वीक पॉइंट्स को कैसे कैसे मैनेज पूरा एक साथ? या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स, जनरली जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं वो हमको बार बार करना भी अच्छा लगता है। तो कोई अगर सब्जेक्ट है जो ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको उस टाइम के लिए रख दो जब आपका माइंड सैचुरेटेड हो रहा है, बाकी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो मैं फिजिक्स तब पढ़ता है जब मेरा माइंड सैचुरेटेड हो गया था और कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं फिजिक्स पढ़ लेता था। बाकियों के लिए वो बायो हो सकता है। तो मैं बायो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब पढ़ता था जब मेरा माइंड बिल्कुल फ्री होता था, तभी मेरे से वो याद होता था। तो यही प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि आपका क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप उस टाइम के लिए शिफ्ट कर सकते हो जब जब और कुछ नहीं हो पा रहा। तो जब माइंड कंप्लीटली फ्री है तब अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो। एंड यही है। मेरा नाम अफान खान है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास 8 से 9th मंथ है 12th बोर्ड के लिए, तो हम लोगों को बोर्ड प्लस रिवीजन कैसे मैनेज करना है? बोर्ड्स का जो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो प्रिपेयर करते ही हो, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड्स के लिए भी, बस वो एलैबोरेटिवली और अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो बोर्ड्स के लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा जो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश होता है प्लस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो करना ये है कि थोड़ा थोड़ा हफ्ते में एक बार थोड़ा सा निकाल के देख रहती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश। एंड देन बोर्ड की तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़े प्रिपरेटरी जो वो होते हैं पीवाईक्यूज होते हैं वो थोड़े देख लेना सीबीएसई के, और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ही रहे हो नीट के लिए, तो तुम्हें बोर्ड्स के लिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी दो सब्जेक्ट थोड़े लगा लेना, दिन में थोड़ा सा 1 घंटा लगा दो, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और बोर्ड्स का बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेहनत करो तो बोर्ड्स में भी मार्क्स आ जाते हैं अपने आप, दैट इज फॉर श्योर। बस तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम एलाबोरेटिव आंसर लिखना भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, और बस बोर्ड तो हो जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। माय नेम इज ओमकार सिंगर है। मेरा डाउट ये था कि रिवीजन किस प्रकार होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम के साथ, मतलब कंटिन्यू जो क्लास में टॉपिक चल रहा है तो उसको रिवीजन के साथ कैसे मैनेज करें, और मतलब टॉपिक को कितने टाइम पीरियड से रिवाइज करें या कुछ। जी तन्मय। जो मेन फोकस होता है वो अभी के टाइम में तो यही रहेगा कि जो क्लास में चल रहा है उसको पढ़ते रहो, क्योंकि वो बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में अभी कुछ चल रहा है आप रिवाइज करने बैठ गए हो कि 11th रिवाइज कर लेता हूँ। तो रिवीजन तब होती है जब आपका जो साथ साथ आप चल रहे हो क्लास के। तो रिवीजन जो मेरा था, मैं हर दिन के 2 घंटे साइड में रख देता था कि इस टाइम पे मैं रिवाइज करूंगा कुछ भी जो मैंने सोचा हुआ है। तो बाकी टाइम मैं पूरा जो क्लास में चल रहा है वही करता है ताकि बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए। और रिवाइज के लिए 2 घंटे काफी होते हैं दिन में। अगर हर दिन 2 घंटे रख रहे हो रिवाइज के लिए वो मोर देन एनफ होगा, कभी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा उससे। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, तो उसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए क्लास टेस्ट के अलावा आप लोग कौन सी रेफरेंस बुक प्रेफर करेंगे?
मैंने तो एनसीईआरटी के अलावा जो मेरी सेंटर की मॉड्यूल्स है वो लगाई थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब कुछ होता है। तो तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन बैंक का सोर्स होना चाहिए, तो तुम मॉड्यूल्स लगा लो अपनी, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, मॉक टेस्ट करना है, साथ में क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये मीटिंग जो अपनी ऑनलाइन चल रही है कार्तिका और तन्मय के साथ, मैं इनको स्पेशल थैंक्स बोल के मेरे और चौधरी कोचिंग क्लासेस और सभी स्टाफ और स्टूडेंट के तरफ से हम थैंक यू बोलते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी अच्छे लेवल पर और मिलेंगे। एग्जाम के समय में आपका थोड़ा गाइडेंस लगेगा तन्मय और कार्तिका। आई होप सो कि आप उस वक्त थोड़ा और हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी ये मीटिंग बहुत हार्ड एंड फास्ट रिकॉल की गई थी, आपको यकीन नहीं आएगा कि विद इन 24 आवर्स ये सब शेड्यूल किया गया है ना। तो ये एक फास्ट प्रोसेस की गई बिकॉज ऑफ दिस ओकेजन ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से प्लान करके जुड़ेंगे और आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालें और हम कार्तिका, तन्मय और मृणाल इनका ज्यादा समय लेंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम में जो कुछ डाउट्स इनसे क्लियर कर सकें। तो आई होप सो कि आप ये कमिटमेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम जल्दी जुड़ेंगे करके, ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम के समय में तो भी ठीक है। तभी इनको हम थैंक्स बोल के मीटिंग इनकी क्लोज करते हैं। बट यहाँ पर यश और सीमा ये दोनों अवेलेबल है, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। एट द लास्ट फिर मैं कुछ टिप्स दूंगा आगे के लिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बोथ ऑफ यू कार्तिक एंड तन्मय। बस यही था, वो लोग भी आपकी तरह शैतानी थे, सोच भी रहे थे, आंसर भी कर रहे थे, लेकिन जब पढ़ाई करे थे आप ही की तरह थे। तो फिर से हम जाएंगे अभी यश की तरफ। यश कहाँ है तो प्रवास, यश की जर्नी सबको पता है हाँ मोस्टली। तो मैं चाहूँगा शुरुआत जरा जर्नी से करो। बहुत ही डिसेंट बंदा, एक कह सकते बहुत ही मतलब कुठलं गावाचं नाव तुझ्या? मोजरी गाव वरनं आलेला। मैं चाहूँगा यश की जर्नी जरा एक बार सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ऐसा लगेगा मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाता। एक बार यश के लिए ताली बजा दो। यार जर्नी कुछ इतनी स्पेशल नहीं है, बस ऑब्वियसली थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए। बट यार देखो यार, जब 10th में मैं मतलब हाफ ऑफ द 10th में था, तो यार तब तक मेरे को कुछ पता नहीं था इतना कुछ क्या होता है नीट जेडबल। तब तक तो यार मेरे को इतना बस पता था कि भाई डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर को बहुत बड़ा पैकेज होता है, डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना सब कुछ पता था। बट फिर तब मेरे को लगता था कि भाई डॉक्टर तो अब हम बन नहीं पाएंगे, उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ऐसे फिल्म्स में दिखाते हैं कि भाई बहुत बड़े लोग ही डॉक्टर बन पाते हैं। तो तब यार मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। मेरे पापा एक्चुअली मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, क्योंकि और एक मैसेज मैं आपके पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि यार अगर आप कभी भी, अगर आपका बच्चा नीट या फिर जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बस उसको यार मतलब धकल मत दीजिए कि भाई जाओ तू नीट प्रिपरेशन करो, आपको कोचिंग की तरफ मैंने सौंप दिया है, ठीक है। एक पेरेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है एक नीट प्रिपरेशन करने में, क्योंकि 2 साल में बच्चा किस मेंटल स्टेट से गुजरता है वो उसको ही पता होता है। तो पेरेंट मतलब लाइक यू शुड बी ओपन टू योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड बी ओपन टू यू, कि आप उनसे सब कुछ शेयर करें। लाइक मेरे फादर उन्होंने लाइक 10th के हाफ से लाइक ही वॉज अबाउट कि स्क्रॉल कर लूँ कि मैं क्या नीट की इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, लाइक व्हाट शुड बी द एग्ज़ाम, व्हाट आर द कोचिंग्स अवेलेबल, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो सब उन्होंने ही प्लान किया मेरा। तो लाइक आई वाज जस्ट लाइक स्टार्टिंग में मैंने एंट्रेंस के मॉक टेस्ट दिए जो डिफरेंट कोचिंग में आते हैं, डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक टेस्ट दिए, करीबन 2-3 कोचिंग अकोला से भी दिए। देन आई फाउंड वसीम सर की, वसीम सर ने बोला कि भाई ये बंदे में तो कुछ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया पहले से कि ये बंदा कुछ तो कर सकता है। फिर मेरे पापा ने बस कहा कि यार भाई अब तो यार अपन यही लगाएंगे, ठीक है। 11th में जब मैं यहाँ पे आया तो यार मेरा स्कोर कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, 600 के आसपास मेरा आता था मार्क्स, वो फिर भी ज़्यादा ही है, बट ठीक है यार, मतलब कि 600 आसपास आता था, बट ऑब्वियसली 700 नहीं आता था। तो देन लाइक थोड़ा चलते गया। देन आई थिंक इट वॉज अराउंड द कोविड, ठीक है। कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया तो शायद दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब सब लोगों की प्रिपरेशन गंदी होने लगी, मेरी और अच्छी होने लगी। पता नहीं मतलब मेरे को घर पे मैं लाइक मेरे मम्मी पापा मेरे को बताते हैं, मैं पता नहीं रिवाइज नहीं कर पाता, बट मेरे पापा मेरे को बताते कि तू 18 घंटे पढ़ लेता था। मैं बोलता हाँ सच में 18 घंटे में पढ़ लेता था। बोलते हैं हाँ तू भाई दिन भर रात भर में तू पढ़ते ही बैठता था। तो यार ये स्टोरी होती थी कि कोविड में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ,
बहुत ज़्यादा एक्चुअली दिन भर लेक्चर करता था। एक्चुअली मेरे को ये चश्मा भी है जो कोविड में ही लग गया है, उसके पहले मेरे को कुछ नहीं था, मतलब चश्मा भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मैंने ऑनलाइन लेक्चर किए, कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए एंड लेक्चर्स किए, एंड फिर उससे आने के बाद तो यार मेरे 700 के ऊपर ही मार्क्स आ रहे थे। तो आई थिंक कोविड इज़ द टर्निंग पॉइंट। क्लास को लेके मैं कहूँगा कि आप जब यहाँ पे ज्वाइन हुए सुपर 30 जो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है आपका, उसके बाद हमेशा से तरह यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है, लाइब्रेरी है, ऑब्वियसली जो एम्बियंस है, यहाँ पर आने के बाद कितना चेंज हुए आप? आपको पता है चश्मा भी अभी लगा है, मतलब क्या बताना क्या चाहते हो? पहले बहुत हैंडसम थे, अभी भी हो, अभी अंदर से मैं डॉक्टर है ना भाई, डॉक्टर आते ही तो बोल दिया। लेकिन यहाँ का एम्बियंस, टेस्ट सीरीज़ और बाकी चीज़ें भी बताइए ना। मतलब एक जो हम कह सकते हैं कि 11 जिले से लोग यहाँ पर आते हैं, तो सारे बच्चे जो है सुनना चाहते हैं। क्लासमध्ये तुला किती फायदा झाला, काय तुला इथलं जास्त आवडतं आणि कशामुळे तुला असं वाटतं की एकदम टॉप? आणि मी सरांशी बोलत होतो, सर ने कहा ये बंदा आगे एम से भी टॉप ही करने वाला है। तालियां बजा दे। यार देखो क्लास में एक्चुअली होते हैं, देखो तुमने कभी भी देखा होगा क्लास में होते हैं करीबन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, बट सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। तो द थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस क्लास इज़ दैट कि मेरे लिए यहाँ पे टीचर्स कभी भी अवेलेबल थे, ठीक है। तो अगर मैं वसीम सर को कभी भी कॉल करके दे देता कि यार कभी भी मैसेज कर देता था, तो सर मेरे डाउट्स का आंसर कर देते। इवन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों के टीचर से मेरे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स थे। तो ऐसे नहीं यार, मतलब उन्होंने मेरे को हर बार सपोर्ट किया है। इवन वसीम सर तो यार मेरे को नीट के 2 दिन पहले मैं यहीं पे एक सामने रूम पे रहता था, भाड़े के रूम से, वहाँ पे सर मुझे खुद से मिलने आए थे कि यार बेस्ट ऑफ लक, एंड ही सेड वन वर्ड कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार तेरा नीट में जो भी स्कोर आएगा उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट तू हमारे लिए ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका है। तेरी मेहनत तो हमने देखा है कि तू 18 घंटे कैसे पढ़ता है लाइब्रेरी में, वही है मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब थिंग है। उसके ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरे मार्क्स इट डजेंट मैटर, तू हमारे लिए डॉक्टर बन गया है। तो आई थिंक दिस वॉज द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी। कहते हैं ना जिनकी वजह से हम हैं, मतलब यश तो है, लेकिन खुद सर भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जरा क्लैपिंग हो जाए। मतलब मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन है करके। जिससे मतलब है ना, हम बहुत बार ये समझने में समय लगा देते कि हमें समझ में नहीं आ रहा करके, और जब समझ में नहीं आ रहा है समझ में आता तो समझने लायक कुछ बचता भी नहीं फिर। तो मेरा क्वेश्चन आपके तरफ से यश के लिए ये है कि मान लो आज की तारीख में 1 जुलाई 2023 से अगर कोई बच्चा, जैसे आज हमने आपको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक स्टूडेंट से रूबरू कराए, दिखाए, मिलाए, बात कराए, और ये फैक्ट आपने खुद देखे, और कुछ समय बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम जा रहा था वो भी सॉल्व होके ये पूरा रिकॉर्डिंग एडिट करके जो नहीं देख पा रहे थे उनको भी दिख जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो लाइव में क्वेश्चंस के लिए नहीं जुड़ पाए, इसके लिए ऑफलाइन में ही बैठना ज़्यादा बेटर था। मेरा क्वेश्चन ये है यश के लिए स्पेशली और शिवा दोनों के लिए कि अगर कोई बच्चा आज 1 जुलाई को ये सोचे कि ठीक है अब तक जो हुआ वो हुआ, बट अगर मैं यहाँ से आज से अगर ट्राई करता हूँ और अभी जो रिमेनिंग टाइम है, तो मान लो नीट 2024 का पेपर फर्स्ट ऑफ वीक मई में है, तो मोटा मोटा यहाँ से 10.5 महीने का समय बाकी है। हम इसको 10 महीने ही पकड़ेंगे और 15 दिन कम पकड़ेंगे, क्योंकि बाकी त्यौहार भी इसमें कवर कर ली फिर अपन। और आपको तो पता है भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ त्यौहार को जज्बात से मनाया जाता है। हाँ, फिर और आगे भी आएंगे, तो हाँ 15 दिन माइनस कर लो तो 10 महीने आपके सामने स्टडी प्लान है। तो क्या 10 महीने में कोई बच्चा अगर आज से ईमानदारी से एफर्ट्स ले तो वो 700 प्लस 700 प्लस नंबर ला सकता है क्या? ये मेरा एक क्वेश्चन है और इसका ईमानदारी से आंसर देना है। यार देखो सर ने तो बात की 10.5 महीने की, बट मैंने आपको ऑलरेडी अपना जर्नी बता दिया है KVPR से लेकर नीट का। KVPR में 1600 रैंक इज़ नॉट अ गुड रैंक एट ऑल, ठीक है। तो मेरा तो जर्नी तो यार 8 महीने का ही था, ठीक है, 8 महीने का, और आपके पास करीबन 10.5 महीने, मतलब मेरे से 2.5 महीने ज़्यादा। अगर मैं 705 लाख थे तो आपको तो 720 लाना चाहिए। चलो, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हम 10 महीने में 700 प्लस नंबर ला सकते, क्योंकि ये कारनामा यश ने 8 महीने में करके दिखाया था,
आफ्टर दी रैंक ऑफ KVPY 8 महीने के अंदर फिर इसने स्कोर लाया था। और इनके टाइम में तो बहुत ट्रेजेडी भी हुई थी कोरोना की, ऑफलाइन क्लास बंद, फिर ऑनलाइन क्लास शुरू, फिर ऑनलाइन बंद, ऑफलाइन शुरू, फिर ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन शुरू। कोरोना की जो 1-2 वेव्स आई थी उस टाइम की बैच हुई। तो इतने सारे सर्कमस्टांसेस के बाद, इतने सारे हर्डल्स के बाद 705 नंबर आए थे यश के, और अनफॉर्चुनेटली 705 से 2 क्वेश्चन इसके एकदम एक्यूरेटली जो सही थे, बट लास्ट मोमेंट में मिस्टेक हुई। फिजिक्स का एक क्वेश्चन ये था जिसका 2 आंसर होना चाहिए था, तो 710 तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिए थे, ठीक है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन A और C में कन्फ्यूजन था, उसको ज़्यादा A लग रहा था पर टाइम पे C कर दिया, इसका आंसर A था। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, D ब्लॉक F ब्लॉक, मुझे पता है वो केमिस्ट्री का था ना, तो मतलब मैं उसको लाइफ टाइम ध्यान में रखूँगा। तो 715 हो ही गए थे, और एक क्वेश्चन फिजिक्स में मिस्टेक हुई थी, तो लेंस का क्वेश्चन था, तो इसने बहुत फास्ट सॉल्व करने के चलते वर्चुअल रियल इमेज के ऊपर क्वेश्चन गलत किया था। सही सही। तो रियल में अपना स्टूडेंट करके सब बातें पता है ना मुझे, आज से 10 साल नहीं 20 साल बाद ही पूछेंगे तो मैं यही 3 बात बताऊँ यश के बारे में। तो ये अगर 3 क्वेश्चन सही होते थे तो AIR उस साल के 4 रहते थे, है ना, कार्तिका, तन्मय, मृणाल और यश। बट फिर भी अगर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन की गलती पकड़े आउट ऑफ 180 क्वेश्चन, है ना, तो 695 जो सीमा ने ली, 705 जो यश ने लिया, और 720 जो तीनों बच्चों ने लिए, ये इक्विवेलेंट तो 720 ही माने जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 5 मिस्टेक पेपर में हो सकते हैं टाइमिंग फैक्टर की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि मान लें अगर कोई बच्चा 10 महीने के अंदर 700+ नंबर ला सकता है, तो इसके लिए उसको बहुत शॉर्ट क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे, ये मैं यश के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। यार देखो, सबसे पहले तो अपना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अगेन सेम थिंग मैं 10 बार बोलूँगा, एक साल बाद पूछेंगे तो भी यही बोलूँगा कि NCERT करना है, ठीक है। NCERT करीबन 10-12 बार तो पढ़ नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा मतलब NCERT से बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूँ, 10 साल बाद भी लिख के दूंगा। जब तक NTA जिंदा है तब तक NCERT के बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। अगेन बायोलॉजी का आपका यहाँ मतलब यही पे खत्म, एवरीथिंग NCERT इज एवरीथिंग। प्लस मॉक टेस्ट लगाओ यार, बहुत सारे लोग होते हैं यार कि मॉक टेस्ट से डरते कि भाई कम स्कोर आता है तो मॉक टेस्ट से डरते। मेरा भी एक फेस था जब 430 440 पे मैं अटक गया था, बट इसका मतलब ये नहीं यार कि आप मतलब उसको ही रियलिटी मान के रुक जाओ, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आप मॉक टेस्ट से डरो मत। आपका वीक में एक टेस्ट मॉक टेस्ट कोचिंग में होता है, प्लस आपके पास अभी ऐप में सर ने जो नया ऐप निकाला है उस पर आपको हर चैप्टर के 2 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। सर मतलब आपके पास कितनी सारी फैसिलिटीज़ है, अगर आप उसको वो 2 मॉक टेस्ट को उसमें से एक भी अगर आप एक अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट के बाद लगा लो तो आप मतलब कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो आपके मॉक टेस्ट में। तो दैट इज़ द थिंग यार कि आप अपने ऐप को बढ़िया से यूज़ करो, टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ करो। अगेन केमिस्ट्री में यार आप फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपको बताया कि आप घर पे जाके भी चेक करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व MCQ डायरेक्ट जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं ना सॉल्व लेसन के अंदर की, वो डायरेक्ट तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। ऑर्गेनिक इज अगेन ईजी, और भाई वसीम सर है तो सब कुछ ईजी है केमिस्ट्री में, ठीक है। वो तो भाई एक D एंड F ब्लॉक हो गया, वरना तो फिर मैं भी 180 ही ला लेता यार इससे, ठीक है। ये जो है, ये जो अभी भी है ना कि देखो यार मैं भी ला लेता, इधर भी सीमा जी भी ट्राई कर रही है ना, सभी लोग। और सर एज ए गुरु ही होता है, सब उनको पता होता है ना। लेकिन मैं अभी सर के सामने आप सबसे प्रॉमिस चाहता हूँ, करेंगे जरा जोर से ना। वो कहते हैं ना सर, रोक पाए हमारी मंजिल को इतना किसी में दम नहीं, दिखा देंगे आपके सारे स्टूडेंट की हम भी किसी से कम नहीं। जरा एक बार तालियां हो जाते अपने लिए यार। टाइम की कमी की वजह से ये प्रोग्राम हम ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बच्चे काफ़ी समय से आए हुए हैं। चलो मैं आपको मेरे तरफ से इस प्रोग्राम के माध्यम से फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप 10 महीने में स्कोर करना चाहते हैं यहाँ से लेकर आगे, 15 दिन छोड़ दो, 10.5 महीने का समय बाकी है, तो बहुत सिंपल मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप 8 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, पढ़ना पढ़ाना दोनों भी। 8 महीने के अंदर वीकली 32 टेस्ट दीजिए, मंथली 8 टेस्ट दीजिए, इसमें पूरा सिलेबस कवर कीजिए। NCERT बुक के फ्रेम के बाहर के MCQs को हाथ मत लगाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए, और जो JEE कर रहे हैं उनको मैथ्स एक अलग से सब्जेक्ट हो जाएंगे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बेस्ड तो कॉमन ही है NCERT में। तो 8 महीने के अंदर आप अगर प्रॉपर डायरेक्शन में कंटेंट को पढ़ते हैं
तो नीट और जेई का जो सिलेबस है 8 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। उसके बाद बचे हुए 2-2.5 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करना है और जो आपके लूप होल्स है, जो खामियां है, उसको दुरुस्त करना है। और सबसे मेन एक चीज़ रखना है, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपको एक ही चीज़ से आएगा, कंसिस्टेंट स्टडीज। कॉन्फिडेंस जो आता है एग्ज़ाम के लिए जो लगता, वो आने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 महीना कंटिन्यू एक जैसी कंसिस्टेंटली स्टडी करना पड़ेगा। जैसे बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में से डिप्रेशन आ रहा है, उसका कारण ये होता है कि आप कहीं ना कहीं पिछले 8-10 महीने में एक जैसे कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाए। आप कभी जज्बात में आके बहुत सारा पढ़ लेते हैं, तो कभी डिप्रेशन में आके बहुत दिन तक के नहीं पढ़ते। इस वजह से एग्ज़ाम के टाइम में आप डिप्रेशन फील करते हैं, तो नेट रिजल्ट और उसका डिप्रेशन आएगा। जैसे मान लो आज 1 जुलाई है, एक अच्छा दिन है, डॉक्टर्स डे है। यहाँ से अगर कोई बच्चा मन में ठान ले कि मैं प्रॉपर डाइट मेंटेन करके, हेल्थ को मेंटेन करके अगले 8 महीने तक के एक भी दिन क्लास मिस नहीं करूँगा, 6 आवर क्लास आपको करना है 3 सब्जेक्ट के लिए, नॉट मोर देन 6 आवर, वो भी घातक होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपका स्टडी का टाइम जा रहा था। तो यहाँ से लेके अगर आप 6 महीने, जैसे हमने तो फास्ट ट्रैक बैच बनाया, रिपीटर बैच बनाया आपके लिए, 6 महीने का मतलब यहाँ से लेके अगले 8 महीने, 8 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। मतलब पढ़ाने के साथ करो, मैं 11-12 के साथ उसी उतने ही समय में आपको भी पढ़ना है। अगर आपने ऐसा कर लिए और 8 महीने कंटिन्यू 6 आवर क्लास करें, 2-2 घंटा एक सब्जेक्ट, और मिनिमम 8 to 9 आवर्स आपने अगर सेल्फ स्टडी करें, ये आपका बनकर 14 से 15 घंटे का शेड्यूल। इसके बावजूद भी आपको अच्छे से सोने के लिए 6 घंटे मिलते हैं और आपके पर्सनल वर्क के लिए 3 घंटे मिलते हैं। और इसलिए प्रॉपर तरीके से आप जाएंगे, 6 आवर क्लास, 9 आवर सेल्फ स्टडी, रिमेनिंग 9 आवर्स ऑल अदर एक्टिविटीज़। और 8 महीने अगर आपने ऐसा मेंटेन कर लिया, तो मुझे लगता है 700 प्लस नहीं, आप 720 आउट ऑफ 720 ले सकते हैं, और वही फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। फायदे का इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ेंगे, है ना, आप जो भी आगे पढ़ेंगे वो आपको पर्टिकुलर इतने ही समय के लिए लर्न रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि बच्चा 1 साल से पढ़ाई कर रहा हो, बहुत अच्छी बात है, तो उसको भी और 1 साल, पिछले 1 साल का पढ़ा हो याद रखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस दोनों चीज़ों के अंदर है। अभी आपके आगे पास्ट के बारे में सोचने का समय नहीं आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के ही ऊपर फोकस करो। तो 8 महीने जो आप अच्छे से स्टडी कर लो, 2-2.5 महीने में टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, पूरी एनर्जी के साथ कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करेंगे तो डिप्रेशन एग्जाम के समय में नहीं आएगा। और सबसे खास बात होती है, आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। मीन्स रैंडमली कोई भी बुक्स नहीं सॉल्व करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रैंडमली सॉल्व नहीं करना है, चैप्टर के वेटेज के हिसाब से उसको समय देना है और उतनी एनर्जी लगाना है। तो अगर आप टेक्निकली पॉइंट से जाएंगे, मतलब स्टडी के अंदर, तो आप हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क को जोड़ देंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दैट गिवन टाइम। तो ये सही है। यार मुझे लगता है अभी मतलब आप प्रिपरेशन होता है यार, देखो मेरा भी एक फेज था जब आप मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने प्रिपरेशन से बोर हो जाते हो, ठीक है। तो यार कभी भी याद रखना, वो होता है ना आपको, मतलब जैसे बचपन में अपने को पापा बोलते कि यार अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ ले, फिर 5th स्टैंडर्ड पढ़ ले, फिर मज़े है तेरे, फिर अपन 6th स्टैंडर्ड में आते फिर भी अपने मज़े नहीं होते, फिर बोलते यार 10th स्टैंडर्ड पढ़ ले, फिर उसके बाद तो तेरे मज़े ही है, फिर भी अपने मज़े नहीं होते, फिर बोल रहे 12th पास कर ले, फिर भी अपने मज़े नहीं होते। बट आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग। अभी मैं एक डिफरेंस बोल रहा हूँ कि जो 2 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस किया प्लस अभी जो मैं हूँ, मैं एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि यार नीट अगर आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाता हो एंड इफ़ यू गेट अ गुड कॉलेज, तो तब से आपके मज़े स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है यार। बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा फन होता है मेडिकल कॉलेजेस में। मतलब यू हैव टू एक्चुअली, आपको डिसेक्ट करना होता है, एक डेड बॉडी को आपको डिसेक्ट करना होता है, वहाँ पे आधे लोग फेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा, किसी ने डिफरेंट मेडिकल मूवीज़ में देखा होगा। सर मेडिकल कॉलेज इज़ रियली अ फन थिंग, ठीक है। और आई थिंक अगर आप मेडिकल फील्ड में अभी घुसे हो तो नीट यूजी इज़ द लास्ट थिंग जहाँ पे आपको जितना पढ़ा उतना आपको डिजर्व आप करोगे, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में ऐसे होते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं दे आर लाइक ईगोइस्टिक, ठीक है। अगर आप मतलब आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ही इज़ रियली रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज़ एंड ही वाज लाइक कि भाई मुझे जो पूछेगा वो मैं टीचर को जाके बताऊंगा। एंड एक मेरा दोस्त है वो लाइक कि चिल भाई क्या पढ़ना है भैया, मेडिकल कॉलेज में आके क्यों पढ़ना है। तो वो बहुत ज़्यादा चिल रहता है, ही वाज लाइक कि मैं तो जाके बस सॉरी सर बोल के आऊँगा, भाई मैं कुछ भी पूछे, हाँ बीटा ब्लॉकर का क्या फंक्शन है, सॉरी सर मुझे नहीं आता, ठीक है। तो दोनों का वाइवा हुआ एंड जिसने ज़्यादा आंसर दिए तो सर ने क्या किया कि हाँ भाई बताओ इसका फंक्शन क्या है, तो उसने बता दिया। तो सर को आ गया गुस्सा कि भाई तू मेरे सामने अगर आंसर बता रहा है तो मतलब तू क्या मुझसे ज़्यादा होशियार है। तो सर ने और हार्ड क्वेश्चन पूछा,
और फाइनली उसको मार्क दिया 10 में से 1। और मेरा जो चिल दोस्त है जिसने बोला सॉरी सर मुझे कुछ नहीं आता, बता अरे ये भी नहीं आता, अरे सॉरी सर कुछ नहीं आता, तो उसको दिए 10 में से 6 मार्क्स। तो सर ये फन है मेडिकल में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ नीट यूज इज द लास्ट थिंग जहाँ पे जितना पढ़ो उतना मार्क मिलेगा, बाद में सामने जाके यू हैव टू प्ले विद द माइंड गेम्स, ठीक है। आपको जितना जितना पढ़ोगे उतना नहीं मिलेगा। माइंड गेम की बात बोले यश भैया ने फिर भी, है ना। तो माइंड गेम एक्चुअल में आपका अभी से शुरू होता है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है नीट के अंदर मार्क्स लाने के लिए। हमें ये बात इस साल साबित करना है कि हम 8 महीने के अंदर भी रेस में आके इस साल 2024 के नीट में 700+ मार्क्स लाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एक नया रिफ्रेशमेंट दे, इसके लिए हम नितिन सर ने, मैंने, नवेश सर ने, हम सभी ने, पूरी टीम ने यश के साथ मिलकर, आरजे श्री ने, ये सब लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम जो अरेंज करे आपके लिए इसलिए करे ताकि एक पॉजिटिव आपकी स्टार्टिंग हो सके, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से आज का जो दिन रहेगा और आज के बाद जो दिन रहेंगे, आपको अगले 8 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। और लास्ट क्वेश्चन मैं एम्स दिल्ली से रिलेटेड पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं शायद से कि आप में से कोई एम्स दिल्ली जाके देखा होगा, गए तो पेशेंट बन के जाना पड़ेगा भी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे जाके मतलब पढ़ नहीं सकते। तो मैं आज तक के दिल्ली एम्स गया, तो मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि एम्स दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है कि जो कई सालों से ऑल इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। ये अपन एम्स दिल्ली के स्टूडेंट को पूछते। तो यार सबसे पहली बात, आपको ये शायद फैक्ट पता नहीं होगा, बट एम्स दिल्ली में जो गवर्नमेंट, सेंट्रली गवर्नमेंट से वो रन होती है, वो गवर्नमेंट आपके हर एक स्टूडेंट पे, एम्स दिल्ली के हर स्टूडेंट पे 2 करोड़ का खर्चा करती है। कैन यू इमेजिन दैट, 2 करोड़, ठीक है। और मतलब अगर कोई जो बच्चा होता है एनआरआई, वहाँ पे एनआरआईज भी आते हैं, उनका वहाँ पे फीस है करीबन अराउंड 75 लाख। तो अगर आप एक एनआरआई का पर नहीं मतलब पूरे कोर्स का, तो 75 लाख इज़ द लाइक वहाँ पे उसका फीस है। तो अगर आप वहाँ पे जाके अगर 710 मार्क्स, 750 मार्क्स ला के अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, तो मतलब आपने 75 लाख आपने खुद से कमा लिया है, ठीक है। यू हैव सेव्ड 75 लाख, यही पे आपका धन बन गया है, ठीक है। आपको जीवन की कमाई की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। 75 लाख आपने सेव कर लिया, मतलब दैट इज द स्टोर्ड मनी यू हैव गेट देयर, ओके। ठीक है, तो दैट इज द स्पेशल थिंग ऑफ एम्स दिल्ली। वहाँ पे यार मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और आपने सुना होगा पल्स करके एक वहाँ का फेस्ट होता है, ठीक है। बहुत लोगों ने, अभी मैंने शायद फोटो मेरे मोबाइल में, बट सम ऑफ आवर बैचमेट्स, मैं तो कुछ और इसमें बिजी था तब, बट मेरे बैचमेट्स का कुछ लोगों का अरमान मलिक के साथ फोटो है, हनी सिंह के साथ फोटो है, एंड इवन जो कवाली निज़ामी बंधु थे उनके साथ फोटो है। मतलब एवरी ईयर, लाइक इस साल तो हम अरिजीत सिंह को लाने वाले पल्स में, तो लाइक यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज़्यादा फन होता है वहाँ पे एम्स दिल्ली पे, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे सभी मतलब फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एवरीथिंग लाइक फेस्ट हो गया, आपका अकेडमिक्स हो गया, जो बाकी के कॉलेजेस में नहीं है मशीन्स, वहाँ पे लाइक 1 और 2 करोड़ की एक मशीन वहाँ पे जो आपको फर्स्ट ईयर में दिखाई जाती है। यू हैव टू डील विद इट इन द एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में होता है, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाता है। इवन एक डाइसेक्शन टेबल आपको, मतलब 5 लोग मिलकर एक डाइसेक्शन टेबल मिलता है, बाकी के कॉलेज में आपको करीबन 40 डाइसेक्शन टेबल इज लाइक वहाँ पे आपको एक डेड बॉडी मिलता है, यू हैव टू डाइसेक्ट दैट। अभी काफ़ी लोगों को लग रहा है क्या बता रहे हैं भाई ये, तो मुंडा भाई में देख लिया होगा काफ़ी लोगों ने, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइसेक्शन टेबल। तो वहाँ पे मतलब 5 लोगों को मिलकर एक डाइसेक्शन टेबल मिलता है। अदर कॉलेजेस में काइंड ऑफ 40 स्टूडेंट्स को मिलकर एक मिलता है, तो यू कैन इमेजिन डिफरेंस। हाँ भाई, भाई कैंटीन तो यार मतलब बहुत सही है, ठीक है। मतलब वहाँ पे मैं शायद पता चला चित्रों से भाई को दिल्ली के हवा, दिल्ली के हवा, हाँ। टॉपलेस वो जगह विदाउट फोटो क्या था? अरे ओके ओके ओके, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, बाहर यहाँ नहीं बता सकता। हाँ आपको आज के गाइडेंस से फ़ायदा हुआ है, जो मैंने टीचर टॉपर्स लाए उनका फ़ायदा हुआ है आपको, ओके। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप अगले 8 महीने अगर अच्छे से पढ़ोगे, और मुझे अगर वसीम सर ने कहा कि उनको फिर से लाना है, अगर आप ओनली 1 कंडीशन, आपको अच्छे से पढ़ना है,
तो मैं आपको ये 3 टॉपर नहीं, इसके ऊपर के 2020 बैच के, 2022 बैच के सब मेरे जूनियर सीनियर ही है, ठीक है, उनसे भी मिलवाऊंगा, ठीक है, ओनली इफ यू प्रॉमिस मी। ठीक है, आज के प्रोग्राम के लिए वी शुड रियली थैंक मृणाल, तन्मय एंड कार्तिका। उन दोनों स्पेशली कार्तिका एंड तन्मय का तो आज फ्लाइट भी था, उन्होंने उसमें से टाइम निकाल के अपने लिए यहाँ पे वो आए थे, ठीक है। तो लेट्स स्टडी, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, वसीम सर आपके साथ है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यार अगर आप 10 साल भी अगर होपलेस होके पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा 10 महीने में आप पूरा जोश से पढ़िए, ठीक है, लगाइए पूरा जोश लगाइए, मैं भी आपके साथ हूँ, और बढ़िया स्कोर लाइए, ठीक है। और एम्स दिल्ली में भाई जूनियर बन के आओ यार मेरे, ठीक है। अभी तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए जोरदार, क्योंकि इतना अच्छा हमें गाइड किया है। और मैं चाहूंगा आदरणीय जी नितिन सर से कि वो आकर यश को यहाँ पे सम्मानित करे, हम उसका स्वागत करें, तालियां जोरदार होनी चाहिए। तो फाइली सर, नितिन सर, नवेद सर, दोनों सर से निवेदन करूंगा आप मंच पे आ जाइए। तालियां क्यों रुक रही है भाई, नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। तो सीसीसी की तरफ से हमारे टॉपर यस एयर रैंक 14 यस सोनकर से तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या क्या आप सब 3 चीयर्स मेरे साथ, वो 3 चीयर हिप हिप, सो 3 चीयर्स फॉर सीसीसी, हिप 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 हिप, तालियां जोरदार। अगली बार जो सपना देखना चाहते हैं कि वो यहां पर हो, ये जो फ्रेम में है वो खुद हो, जरा हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टेज पर पहुंचे एज ए टॉपर बन के, जरा हाथ, दोनों हाथ जरा चिल्ला के दिखाएंगे, जोरदार आवाज आनी चाहिए टॉपर्स की, चिल्लाइए, तालियां, जरा आवाज। सर प्रॉमिस आ चुकी है, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो जरा तालियां। अरे एनर्जी जो कमबैक है, सारे चेहरे देखिए खिल चुके हैं। अब आपकी साइड से क्या कहेंगे, मतलब वो तो प्रॉमिस करने के लिए तैयार है, हम भी है, फिर भी मैं मेरे साइड से अब कहना नहीं है, करके दिखा रहे है ना। तो अभी हमें ये जो प्रोग्राम था एक्चुअल में मैंने डिसाइड किया था कि अब जब क्लास रिस्टार्ट करूँ एक ही प्रोग्राम लेंगे, 2024 के नीट के रिजल्ट का फेलिसिटेशन, और कोई प्रोग्राम लेना नहीं था। बट नितिन सर का सजेशन है, नवेश सर का सजेशन है कि सर डॉक्टर डे पे बच्चों डॉक्टर बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स को, जो देश के अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने पास तो फिर अपने लिए तो यस सोन, उसमें से अच्छे कोई डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑल इंडिया फर्स्ट है। वैसे आपके लिए तो पूरा एम्स दिल्ली का इनके बैच अवेलेबल था, मतलब लाइव सेशन में आने के लिए, बट फिर उतना समय, और बच्चे भी बहुत बिजी होते हैं, भी उनका वैकेशन चल रहा है, तो बच्चों ने आपके लिए वैकेशन में समय निकाले। किसी की 2 बच्चों के आज फ्लाइट थी, वो फ्लाइट का टाइम एडजस्ट करके उन्होंने आपके लिए लाइव सेशन के लिए समय निकाला। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब यश के पर्सनल जो रिलेशन उनके साथ है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। और यश अपने क्लास का स्टूडेंट, इसने अपने क्लास के लिए चीज़ किया। तो अपन जैसे यश ने बताया कि 8 महीने के बाद जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, जब आपकी एग्ज़ाम पास में रहेगी, जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे 2024 के लिए, तब एक और सेशन लेंगे कि रिमेनिंग 2 मंथ्स के अंदर और क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग कर सके। स्टूडेंट्स को भी, ये जो तीनों जो स्टूडेंट्स अपने से जुड़े थे, इनके साथ और कुछ यश के साथ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर का काम करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट उसके बैच के अंदर है, उनको भी जोड़ेंगे और उनको पहले से बता देंगे कि आपकी कंडीशन और रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी एग्जाम के 2 महीने पहले से। ये तो अभी बहुत हार्ड एंड फास्ट एक प्रोग्राम हुआ, फिर भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ। सभी स्टूडेंट्स अपने पढ़ने का समय निकाल के यहाँ पर बैठे, बट ये चीज़ से बहुत कुछ मन के मन में सीख के जाना है। एक थॉट आपको लेके जाना है और उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाना है, उसको बोल के नहीं दिखाना है, उसको प्रूफ करके दिखाना है। LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ। समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए? तो अभी ये जो स्टूडेंट है यश और सीमा, इनके लिए मेरे तरफ से एक बार ज़बरदस्त क्लैप कीजिए आप। और इसके बाद बहुत जल्द मिलेंगे अगले 8 महीने के बाद के प्रोग्राम में। मेरी अभी कोई इच्छा यहाँ से लेकर आगे प्रोग्राम लेने की इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये सब हमारा पढ़ने का समय है। तो कल आपकी फिर से बैच रहेंगी, जो रिपीटर्स है उनको सवेरे 10 बजे आना है। 10 से 1 केमिस्ट्री का ही बैच रहेगा कल, 1 भी रह सकता है, 10 से 2 बजे तक की भी जा सकते हैं अपन।
तो 10 बजे से आपके केमिस्ट्री के बैच रहेंगे, आपके डीपीपी पेपर तैयार हो गए, कल सवेरे आपको डायरेक्ट हाथ में प्रिंटआउट्स मिलेंगे। और जो 11 का बैच है वो 9 to 1 है, बताया था मैंने आपको 9 to 1 के बारे में, तो 9 to 1 है। और जो रिपीटर्स का बैच है और जो फास्ट ट्रैक बैच है, दोनों बैच कल साथ में आना है 10 बजे से लेके 1 बजे तक। फिर शाम में टेस्ट रहेगा अलग से मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो अराउंड आप लोगों को 100 क्वेश्चन कल कवर करना है 3 घंटे के अंदर, जो टेस्ट से रिलेटेड भी रहेंगे आपको। तो जो और परसों से फिर आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके ऊपर। तो प्रोग्राम में मजा आए फिर आप सब लोगों को। तो जो थॉट्स मिला ना, उसको आपको दिमाग में जो सोच बैठे ना, उसको मरने मत देना। तो अपन जज्बाती लोग हैं, जल्दी जज्बात जागते हैं और जल्दी जज्बात मर भी जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ से लेकर आगे आपको क्या करना है। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। फाइनली इसी पे वाइंड अप करते हैं। वो लास्ट में यही कहेंगे की जिंकण्याची फक्त इच्छा नाही तर काय पाहिजे, जिद्द पाहिजे। जरा अपने लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। थैंक यू सो मच।